गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके विद्युत पाठ के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 पेजेस के क्वेश्चन आंसर मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर लिए हैं। आज पेज नंबर 232 के सवाल जवाब मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध आपको पता है, प्रतिरोध का मतलब होता है आर। प्रतिरोध किसी चालक की वो क्षमता होती है जिस कारण वह अपने अंदर बहने वाले विद्युत धारा को रोकता है। तो पूछा हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। कारक मतलब अगर आप उस चीज़ को बदलोगे तो आपका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो 4 कारक होते हैं। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने उत्तर में लिखा हुआ है आर का मतलब होता है प्रतिरोध। ध्यान रखना है आर क्या होता है, प्रतिरोध। अब ये 4 कारकों पर निर्भर करता है। इसमें आता है सबसे पहले चालक की लंबाई। तो जो आपका प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। लंबाई को घटाओगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। दूसरा होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या आप सीधा कह सकते हो चालक तार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको आप एरिया भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल के ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बढ़ाने पे दूसरी घट जाती है। अब ये तीसरा जो कारक है वो है तापमान। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ये भी होता है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। तापमान के समानुपाती होता है। तापमान को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और चौथा होता है पदार्थ की प्रकृति। आपका जो चालक है वो जो चालक है उसकी प्रकृति क्या है, चालक जिस पदार्थ से बना है उसकी प्रकृति क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा। ऐसे ही जो कॉपर होता है वो सिल्वर जैसा तो नहीं होता, पर सिल्वर से थोड़ा सा कम अच्छा होता है, पर यह सस्ता होता है, इसलिए हम उसको अपना बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो चालक है, चालक किस प्रकृति का है, किस पदार्थ से वो बना है, इस पर भी आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 4 चीज़ें होती है, और ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कितने कारक पे? 4 कारकों पे। लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तापमान के समानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा है। हमारे पास एक जैसे पदार्थ के 2 तार हैं। मान लेते हैं कॉपर के 2 तार है, एक पतला है और एक मोटा तार है। मतलब एक का क्षेत्रफल कम है, दूसरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों? तो इसमें कहा गया है हमारे पास 2 तारें हैं, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी है, एक पतली है एक मोटी है, और आपसे पूछा है इनमें से किसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आसानी से विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब आपका प्रतिरोध चालक का कम होता है। प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा को बहने में, प्रवाहित होने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत होगी। तो क्षेत्रफल कम होना चाहिए।
तो आपसे यही चीज़ पूछी गई है, कहा गया है कि तारों को एक ही प्रकार के स्रोत से संयोजित, स्रोत मतलब जो हम विभव अंतर मतलब जो बैटरी लगा रहे हैं वो एक ही प्रकार की दोनों के ऊपर लगाने लग रहे हैं, उसमें हम फर्क नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे वो जानना चाह रहा था कि आपको ये पता है या नहीं कि जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप वो बात लिख दोगे, जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होगी विद्युत धारा, क्योंकि मोटे तार का क्षेत्रफल अधिक है। अगर क्षेत्रफल अधिक है तो इस कारण प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तो आपको विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित उस तार में हो जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं क्या है। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभव अंतर को उसके पूर्व के विभव अंतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। कह रहे हैं एक आपका विद्युत अवयव है, अवयव मतलब यंत्र, उसके दो सिरों के बीच कोई विभव अंतर लगाया है, मतलब कोई बैटरी हमने लगाई है जो विभव अंतर प्रदान कर रही है। तो मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है, तो वो कह रहा है उस विभव अंतर को घटा के आधा कर दिया है। तो 10 से कितना कर दिया? 5 कर दिया। और जो प्रतिरोध है तार का वो एक जैसा बना रहे, वो नहीं बदलना चाहिए। तब आपसे पूछा है तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? तो स्टूडेंट्स सिर्फ विभव अंतर को बदल रहे हैं, प्रतिरोध को नहीं बदल रहे हैं। वरना अगर प्रतिरोध को आप बढ़ाओगे तो आपका जो विद्युत धारा वो घट जाती है, और प्रतिरोध को कम करने पर विद्युत धारा बढ़ जाती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ विभव अंतर बदल रहा है, प्रतिरोध एक समान है। तो आपको बताना विद्युत धारा पर क्या असर होगा, क्या परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, वो कह रहा है विभव अंतर बदलने पर विद्युत धारा पर क्या परिवर्तन होगा। तो ये हमने एक ओम का नियम पढ़ा था, और ओम के नियम में हमने सीखा था जो V होता है वो I के समानुपाती होता है। V समानुपाती होता है I के, जब तापमान एक समान रहता है, ये आपको पता है, ये ओम का नियम होता है। तो अगर आप विभव अंतर को जितना बदलोगे I भी आपका उतना ही बदल जाएगा। तो विभव अंतर को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। तो अगर विभव अंतर आधा करेंगे तो I भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। ध्यान रखना, बहुत आसान सवाल है। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है पर उसका उत्तर उतना ही छोटा है। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4th नंबर। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो अगर स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, ये मैंने आपसे सबसे आई थिंक लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें आपसे डिस्कस किया था मैंने मिश्र धातु के बारे में। जो मिश्र धातु होते हैं उनके पास कुछ गुण होते हैं जिसके कारण उन्हें तापन अवयव मतलब जो यंत्र गर्मी प्रदान करते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि इस्त्री, टोस्टर, इन सब में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स जो तापन अवयव होता है वो मिश्र धातु का बनता है, और वो ज़्यादातर नाइक्रोम के बनाए जाते हैं वैसे। ठीक है, तो इनकी सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है प्रतिरोधकता। तो मिश्र धातु जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। जितनी प्रतिरोधकता अधिक होगी, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध आप कह सकते हैं, उतना ही गर्मी उसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता जिसकी जितनी ज़्यादा, ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है
अब कोई चीज़ गर्म होगी तो वो पिघल भी सकती है। तो जो मिश्र धातु होते हैं वो उच्च तापमान पर शीघ्र दहन नहीं करते। उच्च तापमान पर शीघ्र दहन नहीं करते, तापमान अधिक होने पर भी वो पिघलते नहीं है, जलते नहीं है, उनमें आग नहीं लगती है। तो जो मिश्र धातु होते हैं उनका सबसे पहले प्रतिरोधकता अधिक है। प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण उनमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और ऊष्मा अधिक उत्पन्न होने पर उनमें आग भी लग सकती है। तो मिश्र धातुओं की एक और ख़ास बात होती है, अधिक तापमान होने पर भी वो शीघ्र दहन नहीं होते, उनमें आसानी से आग नहीं लगती। तो इन दो गुणों के कारण मिश्र धातु का उपयोग तापन अव्यय मतलब गर्म करने वाले यंत्रों में उपयोग किया जाता है, गर्मी प्रदान करने वाले, जैसे टोस्टर, इस्त्री, गीज़र, इन सब में। आइए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। 5वां सवाल। तो ये सवाल कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में 12.2 एक तालिका दी हुई है, उसमें स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट अलग अलग जो तत्व है उनकी प्रतिरोधकता दिखाई गई है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो प्रतिरोधकता अगर किसी की अधिक होती है, तो अगर प्रतिरोधकता अधिक है तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोधकता अधिक है तो प्रतिरोध भी अधिक होगा और विद्युत धारा को बहने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। अगर वहीं पे किसी की प्रतिरोधकता कम है तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा और इस कारण उसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। तो आप की बुक में आप 12.2 ये तालिका देख सकते हैं, वहाँ पर आपको उसको देखकर आसानी से सवाल ये हो जाएगा। तो क्या है ये, सबसे पहले देखिए, आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है। तो अगर आप अपनी वो तालिका देखेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें जो आयरन होता है, आयरन जिसका चिन्ह होता है Fe, वो अच्छा चालक माना जाता है। उसका कारण ये है, ध्यान रखना है, अच्छा चालक वही होगा जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी। प्रतिरोधकता आपका सीधा सीधा जो संबंध होता है वो प्रतिरोध से होता है। आपको अगर ध्यान हो तो एक सूत्र होता था, R बराबर में प्रतिरोधकता गुणा में L भाग में A। तो ये होती है प्रतिरोधकता और ये होता है प्रतिरोध। तो अगर किसी चीज़ की प्रतिरोधकता अधिक है तो उसका प्रतिरोध भी अपने आप ही आपका ज़्यादा निकल के आएगा। तो आयरन जो होता है उसकी प्रतिरोधकता कम निकल के आती है तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा और प्रतिरोध कम होगा तो वो अच्छा चालक होगा। अब दूसरा इसमें जो पार्ट पूछा हुआ है वो है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा चालक। अब सबसे अच्छा चालक तो वही होगा जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो अगर आप ये जो तालिका है 12.2 इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर, उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम पाई जाती है। किसकी, सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है तो इसका प्रतिरोध भी कम ही होगा और अगर प्रतिरोध कम होगा तो इसमें विद्युत धारा सबसे आसानी से प्रवाहित होगी, इसलिए सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा चालक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 232 के। ये पेज नंबर पे जो भी क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो इतने मुश्किल नहीं है और एक ये कंसेप्ट्स को चेक करते हैं, आपने जो चैप्टर में सीखा है उसको ये चेक करते हैं। तो एग्ज़ामिनर यहाँ से कोई एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर डाल सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बहुत बार डाला गया है, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, पर ये नहीं है कि आपको करनी नहीं है। बाकी प्रश्न नंबर 4 भी काफ़ी बार देखा गया है। तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे तो हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में आपका इनमें से कोई एक प्रश्न पेपर में आ जाए। तो बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।